जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईसीएचएस लाभार्थियों के लिए एक बड़ा ही आंख खोलने वाला फैसला आया है। जैसा कि आप जानते हैं, लगभग 58 लाख ईसीएचएस लाभार्थी हैं, जिसमें 32+ लाख प्राइमरी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज हैं। और इनके लिए एक बहुत ही अहम फैसला आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल लखनऊ बेंच की तरफ से आया है। और इस फैसले को लाने में सारा का सारा इस फैसले को श्रेय जाता है हवलदार स्वर्गीय गंगा सहाय की विडो श्रीमती शीला देवी को। और ये फैसले का जो इन्फॉर्मेशन है, देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है। जैसा कि यहाँ गया, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या कहा? रिस्टोर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट। एक्स सर्विसमैन के जितने भी आश्रित हैं उनके ट्रीटमेंट के संदर्भ में कहा है, अंडर ईसीएचएस रिगार्डलेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट लिस्टिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंदर 21 बीमारियों का एक लिस्ट है। उसको छोड़कर उससे बाहर भी जो बीमारियां हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए कहा है। वो मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा, पहले आप देखिए। और इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो आप यहाँ देखें। पूर्व सैनिक के आश्रित के इलाज को पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में सूचीबद्ध न होने के आधार पर रोका नहीं जा सकता, ये स्पष्ट कहा है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निर्देश दिए हैं, ये कहा है। अब कहानी क्या थी? पूर्व सैनिक हवलदार स्वर्गीय गंगा सहाय की पत्नी शीला देवी को ईसीएचएस की जो फैसिलिटी थी वो मिल रही थी एक्सेसिव कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत, और जिसमें उनके पूरे परिवार को शामिल किया गया था। उनके बेटे को एक एडवांस्ड रीनल डिसफंक्शन विद स्मॉल इकोजेनिक किडनी की बीमारी थी, जिसके लिए उनको ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। उनको किडनी का ट्रांसप्लांट होना था, और अपने बेटे की बीमारी के लिए उनकी मदर ने उनको किडनी का ट्रांसप्लांट अपनी डोनेट की। लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर वो सफलतापूर्वक उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से दिसंबर 2017 का एक लेटर है, उसका हवाला दिया कि आपके बच्चे को पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत जो 21 बीमारियों की सूची है वो विकलांगता आपके बच्चे का नहीं है। और दूसरा, आपके बच्चे की क्योंकि उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई, इसलिए अब आपको इसकी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ईसीएचएस की सुविधाओं से आपको वंचित किया जाता है, वंचित कर दिया, वो देना बंद कर दिया। अब देखिए, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत में कौन कौन सी वो 21 बीमारियां जो आती हैं, ये देखिए। नंबर 1 ब्लाइंडनेस, नंबर 2 लो विजन, नेक्स्ट लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, chronic neurological conditions, specific learning disabilities, multiple sclerosis, speech and language disability, thalassemia, hemophilia, sickle cell disease, multiple disabilities, acid attack victims and Parkinson's disease। ये वो 21 बीमारी हैं जिन बीमारियों के लिए आपकी बेटी हो या बेटा जिसकी उम्र 25 साल या उससे ज़्यादा भी हो जाए तो उनको ये ट्रीटमेंट मिलता रहता है। लेकिन हम जिस केस की बात कर रहे हैं वहाँ पर उनको ये 21वीं जो सूची है बीमारियों की, उनके बच्चे को जो तकलीफ है, जो किडनी का एडवांस रीनल डिसफंक्शन, स्मॉल इकोजेनिक किडनी की जो प्रॉब्लम है वो उसके अंदर नहीं आती है, तो इसलिए उनका इलाज बंद कर दिया गया। इसके लिए श्रीमती शीला देवी ने आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी, और उन्होंने वहां बताया कि मेरे पास
पेंशन के अलावा और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, कोई भी आमदनी का साधन नहीं है। और बेटे की जो बीमारी है वो बहुत गंभीर है, 80 से 90% विकलांगता है। ये उन्होंने एएफटी के अंदर अपना केस दायर किया और वहां पर देखिए एएफटी की तरफ से क्या फैसला आया। न्यायमूर्ति अनिल कुमार और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन की पीठ ने यह माना कि एमओडी ने केवल तकनीकी आधार पर मानवीय मामले को ठुकरा दिया है। तकनीकी आधार क्या है कि वो लेटर है जिसमें वो बीमारी नहीं आती है, इस आधार पर उन्होंने ठुकरा दिया है। यह भी कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारी नीतियों को लागू करते समय व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य है। यानी कि जब भी कोई पॉलिसी आती है, कोई ऐसा मैटर होता है, तो जो अधिकारी होता है जिसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि ठीक है, ये एक लाइन खींची गई है, इस लाइन से परे जाके भी कोई आवश्यकता अगर पड़ती है तो जाना चाहिए। और उन्होंने यह देखा जाना चाहिए कि किसी को भी नुकसान ना हो अगर कोई ऐसा है। और एएफटी को क्या निर्देश दिए? आदेश दिया कि मोहित कुमार के इलाज को फिर से शुरू करें, यानी कि जिसके इलाज को रोका गया उसको दोबारा शुरू करें। और क्या कहा? जिस दिन से उनका इलाज बंद हुआ है और जब शुरू होगा, इस बीच में जो उनका खर्चा हुआ है उसको रीइंबर्स करना है, वो खर्चा भी देना है। इलाज रोकने की तारीख से लेकर इलाज शुरू होने तक का सारा खर्चा एमओडी को चुकाना होगा, ये कहा गया है, सीधा एमओडी को चुकाना होगा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा इस फैसले में? यह बताता है ये फैसला कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट की सूची के बाहर होने से इलाज से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर कोई बीमारी उस सूची से बाहर है तो भी इलाज से मना नहीं किया जा सकता, खासकर जब जीवन मरण का मामला हो। और कहा कि ईसीएचएस जैसी योजनाओं का उद्देश्य सेवा के बाद सुरक्षा देना है, न कि सीमित कर देना, नीति से ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो ये बड़ी ही मार्मिक टिप्पणी की गई है कोर्ट की तरफ से और एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। जब ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में 21 बीमारियां सम्मिलित की थी, तो उस समय इस तरह की जो प्रॉब्लम है इनके लिए कोई ऑप्शन छोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा गया। तो अपने विवेक से भी काम करना है, ऐसा कहा है, क्योंकि यह व्यावहारिक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य है। कौन? जो डिसीजन मेकर हैं, जो अधिकारी हैं, जो ये फैसला लेते हैं। तो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बड़े ही साफ निर्देश दिए हैं एएफटी की तरफ से। तो अगर इस तरह का कोई और कहीं कोई डिपेंडेंट बीमार है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए, ताकि कोई दूसरा इस तरह की बीमारी से दूषित है, पीड़ित है और वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, तो उसको ये फैसिलिटी मिले और वो इसका फ़ायदा उठाए। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।